In this video, we are going to discuss colloids की preparation and purification of colloidal salts. हमारे सिलेबस में मेनली जो कोलाइड्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि जब डिस्पर्जन मीडियम जो होगा वो डिस्पर्स फेज जो होगा वो जनरली लिक्विड और सॉलिड के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रखी है। सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड एंड लिक्विड। उसी में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स यानी कि जब सॉलिड घुला हुआ होगा लिक्विड में, उन मेथड्स को हम पढ़ रहे हैं। उनमें जो मेथड्स इन्वॉल्व हैं वो एक फिजिकल और केमिकल दो तरह के हो सकते हैं, या फिर कंडेंसेशन और डिस्पर्जन दो फॉर्मेट्स में हो सकते हैं। फिजिकल मेथड में पेप्टाइजेशन, मैकेनिकल सॉल्वेंट एक्सचेंज, ब्रेडिंग, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड होता है। और केमिकल मेथड्स बहुत हार्ड हैं। कैसे हैं? हार्ड। व्हाट इज हार्ड? वन इज हाइड्रोलिसिस, अदर इज ऑक्सीडेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन, एंड लास्ट वन इज डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट, जब म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा होगा। ये मेथड्स को वन बाय वन देखते हैं। And we are starting with methods of preparation. जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें डीपी और डीएम के बीच में अफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है, वो डायरेक्टली बनाए जा सकते हैं। दैट इज डीपी और डीएम को मिलाइए और लायोफिलिक सॉल्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल स्टार्च को अगर हम डायरेक्टली पानी में मिलाते हैं या थोड़े से ल्यूक वाटर में या गर्म पानी में मिलाते हैं तो डायरेक्टली स्टार्च सॉल्ट मिल सकता है। लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट्स काफी स्टेबल नहीं होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, इसलिए उनको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जिसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। First one is dispersion method, in which larger macro-sized particles are broken down to the colloidal size, and the condensation method, in these colloidal sized particles are built up by the aggregating single ions of the molecule. This method is known as condensation method या aggregation हो रहा होता है। So we have two methods, dispersion and condensation. उनमें फर्दर कौन कौन से और मेथड्स होते हैं, लेट्स सी। डिस्पर्शन मेथड में मैकेनिकल डिस्पर्शन होता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन होता है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन होता है और पेप्टाइजेशन होता है। ऑल ऑफ दीज आर डिस्पर्शन मेथड। एंड एग्रीगेशन और कंडेंसेशन मेथड में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट है, फिजिकल मेथड है ये, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट है, ये भी एक फिजिकल मेथड है। एंड केमिकल मेथड्स, दैट इज हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन। हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं उसमें मेनली मैकेनिकल डिस्पर्शन के बारे में बता रखा है, एंड इलेक्ट्रो डिस्पर्शन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, एंड केमिकल मेथड्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। सो विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री इन डिटेल, ऑल्दो हम उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्पर्शन मेथड या मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। इसके अंदर बड़ी बड़ी कोलाइड मील्स होती हैं जिसमें हाई रोटेटिंग डिस्क होती हैं जो बहुत तेजी से घूम रही होती हैं, जिनका आरपीएम 600 आरपीएम तक होता है, रोटेशन पर मिनट तक होता है। और जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बड़े वाले, उनको इस मिल्स के बीच में से पास करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इस तरह से जो बड़े सस्पेंशन पार्टिकल जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बट देयर साइज रिमेन्स इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। दैट मींस अगेन सस्पेंशन से कोलाइड मिलता है। ये मैकेनिकल मेथड है। इट इज लाइक गेहूं को पीस के आटा बनाया जा सकता है और आटा को अगर और पीस दिया जाए तो वी कैन गेट मैदा। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। नेक्स्ट है ब्रेडिंग इलेक्ट्रिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक इस तरह का सिस्टम लिया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये आइस का एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, एंड यहां पर हमने डिस्पर्शन मीडियम लिया हुआ है। दिस यू कैन सी। इसमें हम डिजायर्ड मेटल की इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी हमें चाहिए। एंड जैसे ये रॉड टच होती है यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो मेटल के कुछ रॉड के, जो मेटल रॉड थी मान लीजिए, इसका कुछ हिस्से में से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जैसे वेपर्स में कन्वर्ट होता है वापस से हमें ये सॉल मिल जाता है, गेट ए सॉल, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसे आइस बाथ में रखा हुआ है और डिस्पर्जन मीडियम में घुलकर हमें सॉल मिल जाता है। कौन सा सॉल? मेटल सॉल। ध्यान रखना है ये स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सॉल के काम में आता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि होता कैसे होगा, ये क्या जरूरत पड़ रही है गोल्ड सॉल्ट बनाने की? तो बहुत सारी दवाइयां इस फॉर्मेट में होती हैं जो कोलाइडल स्टेट में होने पर इजीली एब्जॉर्ब होती हैं, जहां बीमारियों के इलाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहती है। और यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन के लिए जो यूज करते हैं वो KOH यूज करते हैं, वाटर इज कूल्ड बाय इमर्सिंग द कंटेनर इन आइस बाथ, जिससे कि
मेटल की जो वेपर्स बनी थी वो वापस से ठंडी होकर मेटल सॉल में कन्वर्ट हो जाए। Now the next method is dispersion by ultrasonic vibration. क्लॉज ने सबसे पहले ये मेथड मरकरी सॉल्ट के लिए यूज किया था, जो कि हाईली एफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर स्प्रेड थ्रू द ऑयल एंड स्ट्राइक द वेसल कंटेनिंग मर्करी अंडर वाटर. दिस प्रोड्यूसेस क्लाउड ऑफ मर्करी व्हिच फॉर्म्स मर्करी सॉल. इस तरह से मर्करी सॉल बन सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से। ऑल्दो इसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन हम इसे पढ़ लेते हैं, बहुत इजी सी कहानी है। And the most important is peptization, the dispersion of a freshly prepared precipitated material into colloidal solution by the action of electrolyte in solution is termed as peptization. यानी कि मान लीजिए कोई प्रेसिपिटेट बन रहा था, उस ड्यूरेशन में अगर एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है या ऑलरेडी एडेड होता है, उस ड्यूरेशन में प्रेसिपिटेशन को रोककर कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं, क्योंकि सेलेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स आयंस के उन कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ जुड़ जाते हैं और कोलाइड को एक जैसा चार्ज दे देते हैं। क्या मतलब है, इसको और एग्जांपल से समझते हैं अपन। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की, यहाँ पर FeCl3 अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसका तो विल गेट FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व मिलता है। अगर हमने नॉर्मल सिचुएशन रखी होती तो इसका प्रेसिपिटेट मिल जाता, लेकिन FeCl3 मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इसके चारों तरफ जाकर एक डेफिनेट चार्ज एक्वायर कर देता है इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं चार्ज एक्वायरेशन के लिए उसे बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो इस कोलाइडल पार्टिकल के बनने का कारण कौन होगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH whole thrice on treatment with small amount of FeCl3 solution at once form a dark reddish brown solution। यहाँ पे FeCl3 पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इस पूरी कहानी को हम डबल हेलिक्स लेयर के बारे में अभी अपन बात करेंगे, हेल्महोल्ट्ज डबल इलेक्ट्रिक लेयर के बारे में वहां पढ़ेंगे, उस जगह पर इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ सुन लेते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनने वाला था वो पार्टिकल्स के ऊपर कोई डेफिनेट चार्ज आ जाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिससे वो पार्टिकल्स सेम चार्ज होने के कारण रिपेल करते हैं और साइज उनका कोलाइडल रेंज का होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। Another example is AgCl का प्रेसिपिटेट भी इसी तरह से कोलाइड की फॉर्म में मिलता है। मान लीजिए हमारे पास था AgNO3 और AgNO3 की जब HCl से रिएक्शन करवाई होगी या NaCl से रिएक्शन कराई होगी तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनने वाला होगा। लेकिन इस प्रेसिपिटेट के चारों तरफ जाकर पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स से जुड़ने से पहले, एग्रीगेशन से पहले, सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट बनने से पहले सेलेक्टिवली पेप्टाइजिंग एजेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे उन पे सेम चार्ज आ जाता है और ऐसी स्थिति में जो प्रेसिपिटेट था वो कोलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा 1000 नैनोमीटर साइज से छोटे साइज में और 1 नैनोमीटर से बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाता है। Similarly, cadmium sulfide can be peptized with the help of hydrogen sulfide। यहाँ पर भी जो पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करके हम प्रेसिपिटेट बनने से पहले कोलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज 2-3 एग्जांपल्स याद कीजिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन मेथड और उसमें से एक है सॉल्वेंट एक्सचेंज। जब किसी ट्रू सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाता है, जिसमें सिचुएशन ये है कि मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल इज एडेड इन वाटर, देन ए कोलाइडल सॉल ऑफ सल्फर इज फॉर्म्ड। क्यों बन रहा है सल्फर का सॉल, ये हमारे पास पहले से अल्कोहल प्लस सल्फर था, एक हमारे पास वाटर दे रखा है और जैसे जैसे हम इसमें डालते जा रहे हैं जो अल्कोहल होता है वो सल्फर का साथ छोड़ देता है और वाटर में घुल जाता है और सल्फर के पास कोलाइडल रेंज में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस तरह से सल्फर सॉल्ट बनाया जा सकता है बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज। ये वाला स्लेब ये भी बोर्ड में CBSE में नहीं दे रखा है मेथड। फिजिकल का एक और बहुत ही अच्छा मेथड है एक्सेसिव कूलिंग। मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। जैसे मान लीजिए कोलाइडल सॉल्ट ऑफ आइस लिया और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म लिया, तो क्लोरोफॉर्म या ईथर पानी में नहीं घुलता है, लेकिन बहुत तेजी के साथ एजिटेट किया जाता है इनको, बहुत तेजी के साथ
और जब आप उसको एजिटेट करते हैं तो और अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल दिया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर के लिए यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन लिक्विड। लिक्विड नाइट्रोजन अचानक से टेम्परेचर रिड्यूस कर सकती है -30 तक, और एक्सेसिव कूलिंग के कारण जो पार्टिकल्स नहीं घुल रहे थे वो शेकिंग के बाद कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कंडेंसेशन मेथड, जो कि फिजिकल मेथड है। एंड नाउ कमिंग टू द कंडेंसेशन मेथड में एक और है केमिकल मेथड, और उसमें याद रखना है सारे के सारे केमिकल मेथड्स हॉर्ड है। यू हैव टू लर्न हॉर्ड। व्हाट इज हॉर्ड हियर? H is hydrolysis, O is oxidation, R is reduction and D is डबल डिकम्पोजिशन। बहुत इजी मेथड्स हैं, बस आपको वो पेप्टाइजेशन वाली बात ध्यान में रखनी है, और एक एक एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो हमें ध्यान रखना है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जैसे FeCl3 को वाटर मिलाया तो FeOH होल थ्राइस बना था। ये FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ना बनने से पहले कोलाइडल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से क्रोमियम और बिस्मथ के हाइड्रोक्साइड्स भी हाइड्रोलिसिस से प्रेसिपिटेट बनने से पहले कोलाइड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दिस इज preparation of colloids by hydrolysis. You have to remember just this equation. FeCl3 plus 3H2O gives FeOH whole thrice plus 3HCl. एक रिएक्शन काम कर जाएगी। Next is oxidation. Colloidal solution of sulfur is obtained by passing H2S into a solution of sulfur dioxide. देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज -2, एंड यहाँ पर सल्फर 0 में है। -2 से 0 में जाना इज नोन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर सल्फर को आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला SO2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें सल्फर का सॉल्व बनाना हो, H2S की रिएक्शन SO2 से करा रहे हैं। अगेन आई रिपीट, एक एक रिएक्शन HORD तीनों की याद रखनी है। Next is similarly reduction, and this is very good method to prepare gold salt. AuCl3 बनाया जाता है, उसकी SnCl2 से रिएक्शन कराते हैं। अगर आप रिडक्शन देख रहे हैं और ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो Au +3 है और 10+2 है। यहाँ पर 10+4 में कन्वर्ट हो गया है एंड Au 0 में हो गया है। इसका मतलब Au जो हमारे पिक्चर का हीरो है, दैट इज गोल्ड सॉल्ट, उसका क्या हुआ है यहाँ पर रिडक्शन, जबकि टिन का यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेटली ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई रिपीट, हमें रिएक्शन जरूर याद रखनी है, चाहे रिडक्शन की हो या डबल डिकम्पोजिशन या हॉर्ड। तो ये क्लियर है हमें, AuCl3 SnCl2 से SnCl4 और Au बन रहा है, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, जिसमें कैटायन और एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ आर्सेनिक के साथ सल्फर आ गया है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है और आर्सेनिक सल्फाइड का यहाँ पर हमें सॉल्व मिला है। याद रखना है क्या करते हैं, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S पास करके आर्सेनिक सल्फाइड का और आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाया जा सकता है। दिस इज अगेन केमिकल मेथड्स जो सभी किसके काम आ रहे थे, जिनको हमने शॉर्टकट याद किया, HORD। चारों रिएक्शंस याद रखनी है। वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अब पढ़ लिया है, लेकिन जिन भी मेथड से हमने कोलाइड्स बनाए होंगे उनमें कुछ कुछ इंप्योरिटीज रह गई होंगी। एंड स्पेशली जो इंप्योरिटीज रहती हैं वो आयनिक इंप्योरिटीज होती हैं, कि चाहे हमने पेप्टाइजेशन से बनाया हो या डबल डिस्प्लेसमेंट से बनाया हो, जनरली आयंस उनमें इंप्योरिटी की फॉर्म में रह जाते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कोलाइड्स की होती है, स्पेशली मेडिसिन वगैरह की हम बात करें, तो वो यूज नहीं आ पाते जब तक उन्हें हम प्योरीफाई ना कर लें। कुछ मेथड्स हैं प्योरिफिकेशन के, देखते हैं उनको एक एक करके। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बहुत तेजी के साथ हाई रोटेटिंग मशीन से जो इम्प्योर कोलाइड होता है उसको घुमाया जाता है। जो कोलाइडल पार्टिकल प्योर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो इंप्योरिटीज थी वो आयनिक इंप्योरिटीज पानी में ऊपर रह जाती हैं। जो इंप्योरिटीज वाला पानी था उसे हटा दिया जाता है और केयरफुली प्योर डिस्पर्शन मीडियम फिर से मिलाकर प्योर कोलाइड मिल जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उसके पोर्ट साइज बड़े होते हैं, उन पोर्ट साइज को रिड्यूस किया जाता है और फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना के सेपरेट किया जाता है। और थर्ड मेथड है दैट इज डायलिसिस। तो इन सभी मेथड्स को हम वन बाय वन चेक करते हैं।
और प्योरिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है कोलाइड्स का, तो उसको पढ़ें उससे पहले एक बेसिक याद रखिएगा, जितने भी कोलाइड्स होते हैं उनमें जिन भी मेथड से हमने बनाए हैं उनमें जो मेनली इम्प्योरिटी है वो है आयंस। किसी ना किसी फॉर्म में आयंस ही इम्प्योरिटी आ रहे होंगे, चाहे पेप्टाइजेशन से बनाया हो हमने या इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया या रेडी इलेक्ट्रिक आर्क से मेथड बनाया, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो आयनिक इम्प्योरिटीज होंगी, उनको किन किन मेथड से हटाते हैं वो कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। उसमें फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड आपने वैसे भी सुना होगा, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उन्हें इलेक्ट्रोडायलिसिस करना पड़ता है। एडिशनली जो हमारा किडनी होती है, जो हमारी बॉडी में जो किडनी है उसका मेन फंक्शन है ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड में बहुत सारे आयंस एडिशनल आ जाते हैं जिनका प्योरिफिकेशन टाइम टू टाइम जरूरी होता है, तो नेचुरली वो किडनी करती है। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाती है तो हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस अलग से करवाना पड़ता है, ब्लड को प्योरीफाई वीकली करवाना पड़ता है इवन बहुत सारे केसेस में। डायलिसिस होता क्या है देख लेते हैं। एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन ली जाती है, एक मेम्ब्रेन लेते हैं जिसमें कोलाइड भर दिया जाता है और उसे लिक्विड में डाल दिया जाता है। जो आयनिक छोटे पार्टिकल्स हैं वो पानी में आ जाएंगे और कोलाइड उसी में रह जाता है। ये डायलिसिस से प्योरीफाई कर सकते हैं। और जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या बैग जिसकी मैं कह रहा हूं, उसके अंदर जो कोलाइड बच जाता है, उसमें जो कोलाइड बच जाएगा उसको हम वापस से डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करके प्योर कोलाइड बना सकते हैं। रिपीट, डायलिसिस मतलब एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन में हमने बैग में इम्प्योर कोलाइड भरा, उसे एक डिप कर दिया सॉल्वेंट में या पानी में, आयंस पानी में बाहर आ जाएंगे, कोलाइडल पार्चमेंट मेम्ब्रेन बैग में रह जाएगा। जो स्लरी सी बच जाएगी उसे वापस से हम प्योर डिस्पर्जन मीडियम में मिलाकर प्योर कोलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन का यही मेथड बहुत स्लो होता है एक्चुअली। अगर आप देख रहे हैं ये डायलिसिस है, डायलिसिस में ये बैग या डायलिसिस मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि आयंस धीरे धीरे पानी में आ रहे होंगे बहुत स्लोली। अगर यही हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि जो एनायन होगा वो एनोड की तरफ जल्दी जल्दी भागेगा, जो कैटायन हो कैथोड की तरफ जल्दी जल्दी भागेगा करंट लगने के कारण। और ये प्रोसेस फिर हम कहलाते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, यानी कि डायलिसिस को फास्ट करने का तरीका इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। जो किडनी वगैरह खराब होने पर पेशेंट्स का ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम में लिया जाता है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड ही होता है। नेक्स्ट मेथड है प्योरिफिकेशन का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, मान के चलिए कुछ इस तरह का पेपर होता है जिसमें पोर साइज ऐसे बड़े होते हैं। अगर इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को स्टार्च में डिप कर दिया जाए तो जो साइज होगा वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अगर बड़े साइज के पोर साइज वाला नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया तो कोलाइडल पार्टिकल उसमें से पास ऑन हो सकते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड होता है, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने का तरीका देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू अ फिल्टर पेपर व्हिच इज इम्प्रेग्नेटेड विद जिलेटिन और कोलाइडन। यानी कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर था, ये जो दिख रहा है आपको, इसको जिलेटिन में डिप करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करके हार्डनिंग कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर जो पेपर मिल जाता है उसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। अब जो आयनिक इंप्योरिटीज वाला कोलाइड होगा उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास करते हैं और आयनिक इंप्योरिटीज पानी से हट जाती हैं। बचा हुआ जो स्लरी होगा, अगेन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो बचा हुआ होगा फिल्टर पेपर में से उसे प्योर डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करके प्योर कोलाइडल ऑब्टेन कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन का एक और बहुत ही प्यारा सा मेथड है, दैट इज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। बहुत ज्यादा हाई स्पीड वाली सेंट्रिफ्यूगल मशीन से जो कोलाइडल जो इम्प्योर कोलाइड था उसको पास किया जाता है और जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, जबकि आयनिक इंप्योरिटीज मदर लिकर में रह जाती है। मदर लिकर में रहने के कारण फिर धीरे से उसको डिकेंट कर लेते हैं, बहुत धीरे से स्लाइटली हटा लिया जाता है आयनिक इंप्योरिटीज को पानी के साथ, और जो बची हुई स्लरी है उसमें प्योर डिस्पर्जन मीडियम ऑब्टेन करके फिर से प्योर कोलाइड बन लेते हैं। इस मेथड को बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन के लिए हाई सेंट्रिफिकेशन मशीन यूज करते हैं जिनका आरपीएम बहुत स्ट्रांग होता है, उसे अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन मशीन कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, आप देखिएगा,
दैट इज जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एप्लीकेशन पार्ट भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, विच विल सी इन द कमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।